First of all, congratulations, bro, for clearing your TEF exam. So, how are you feeling right now? बहुत अच्छा लग रहा है यार। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं री-इवैल्यूएशन की। उसके लिए आई थिंक यू हैव द मोस्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर। तो डायरेक्ट उस पर बात करते हैं। सो ऑल योर नॉलेज अबाउट री-इवैल्यूएशन। सो रिवैल्यूएशन के लिए से उनकी एक रूल्स है कि आपके रिवैल्यूएशन के लिए जिस भी मॉड्यूल में आपके मार्क्स कम है, जैसे कि मेरा B2 था स्पीकिंग में, राइट। तो उनके रूल के हिसाब से दूसरी दो मॉड्यूल में 2 लेवल ऊपर होना चाहिए। जैसे कि मेरा B2 था स्पीकिंग में, तो बाकी दूसरी 3 मॉड्यूल में से मुझे 2 लेवल ऊपर होना चाहिए, जो मेरा था C2 लेवल था। तो वो अगर होगा तभी वो एक्सेप्ट करेंगे आपका रिवैल्यूएशन। तो ऑल्दो मैं एलिजिबल था, मैंने पहले जब अप्लाई किया था पोर्टल में से, सो दे रिजेक्टेड। सो आई डोंट नो व्हाई, हालांकि मैं एलिजिबल था। फिर मैंने ईमेल किया पर्सनली, एंड अगेन उन्होंने ईमेल में भी रिजेक्ट कर दिया मुझे। सो आई वाज थिंकिंग कि ऐसा क्यों हो रहा है डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल। या फिर मैंने तीसरी बार अप्लाई किया, फिर तकरीबन 15 दिन में मुझे सर्टिफिकेट मिल गया। तो 15 डेज लास्ट अपील से। एग्जैक्टली। आई रिमेम्बर हमारी चैट में मैं देख रहा था, आपने मुझे ये वाला रिजल्ट जो था 3 और 9 वाला, ये आपने मुझे भेजा था 26 मई को। 26 मई को आपका मैसेज आता है, ये आई मिस्ड इन स्पीकिंग बाय 1 पॉइंट ना। एग्जैक्टली। उसका अब जाके पूरा सोल्यूशन खत्म हुआ है। तो इट्स ऑल्सो मेंटली थोड़ा सा अच्छा नहीं है किसी के लिए कि आपने मेहनत करी है और और आप अपनी ही चीज़ के लड़ रहे हो कि एग्जैक्टली। मैं एलिजिबल हूँ। आपका वो 1 महीना आई कैन अंडरस्टैंड कितना इमोशनली डिफिकल्ट होगा कि मैं पढूं और मैं वेट करूं, क्या करूं। या वही बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज उस टाइम पे आपका ब्रेन को मेहनत करना पसंद होता भी नहीं है, राइट। तो जैसे मैं बुक लेके बैठता था, आई वाज लाइक कि हो जाएगा, फिर मैं पढ़ भी नहीं पाता था सही से। तो वो बहुत अजीब डिलेमा था, लाइक बीच में फंस गया था। बट बिकॉज जितने भी रिवैल्यूएशन मैंने देखे अभी तक, तो सब सक्सेसफुल थे। जैसे वो अप्रूव करते, दे वुड ऑलवेज इंक्रीज योर स्कोर। मैंने कभी भी ऐसा नहीं देखा कि अप्रूव करने के बाद उन्होंने कम कर दिया स्कोर या फिर बढ़ाया नहीं स्कोर। तो इसलिए मुझे एक होप थी अंदर से कि वो बढ़ा ही देंगे। और इसमें आपने जो लिखा था वो एग्जैक्टली लाइक आपने थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दो, एग्जैक्टली नॉट ऑब्वियसली एग्जैक्ट, थोड़ा सा ब्रीफ कर दो कि व्हाट वाज द मेन पॉइंट यू वर ट्राइंग टू एम्फसाइज कि मेरे इस वजह से आई वांट इट टू बी रीइवैल्यूएटेड। मैंने रिक्वेस्ट में मैंने 3 बार रिक्वेस्ट की थी उनको रीवैल्यूएशन के लिए, एंड तीनों बार मैंने डिफरेंट ईमेल किए थे। तो फर्स्ट टाइम तो मैंने उनको ये कहा था कि मैं आपकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन उसके हिसाब से मैं एलिजिबल हूँ। तो वो मैंने जब किया था, एंड एलिजाबेथ रिप्लाइड मी कि ऑल्दो यू आर एलिजिबल बट स्टिल वी डोंट थिंक दिस इज आवर मिस्टेक। तो फिर मैंने दूसरी बार जब उनको ईमेल किया पर्सनली, एट दैट पॉइंट मैंने उनको बोला कि मैं बस 1 पॉइंट से रह गया हूँ, मुझे बस एक ही पॉइंट चाहिए, एंड डिस्पाइट बीइंग एलिजिबल व्हाई यू आर रिजेक्टिंग मी। तो उसने फिर मुझे ईमेल में रिप्लाई किया कि डिस्पाइट योर लाइक दे नो कि एक ही पॉइंट से रह गया आपका स्पीकिंग में, बट स्टिल दिस इज नॉट द पॉइंट, कंसिडर इट। तो इसलिए फिर उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था मेरी चीज़ को। एंड थर्ड टाइम आई थॉट कि मुझे ये नहीं लिखना चाहिए कि मैं 1 पॉइंट से रह गया हूँ। मैंने वही लिखा कि मेरे हिसाब से मैंने सब कुछ सही से किया था, मैंने फॉलो अप किए थे सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में आई यूज कंडीशनल, आई यूज सबजंक्टिव, एंड एवरी आर्ग्यूमेंट मैंने लॉजिकली एक्सप्लेन किया था। एंड बाकी तीनों में मेरा इतना हाई स्कोर है, तो ये हो ही नहीं सकता कि मेरा स्पीकिंग में इतना लो होगा। तो तब जाके फिर उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया था। तो जब आपने लॉजिक की बात करी कि क्यों एग्जैक्टली इंस्टेड ऑफ लाइक टॉकिंग अबाउट कि मेरा 1 पॉइंट से कम है, मैं मेरी सिचुएशन ऐसी है, तो आपने एक्चुअल में एक्सप्लेन करा कि व्हाई गिविंग मी 7 मेक्स सेंस, तब जाके दे अंडरस्टूड लाइक कि लेट्स लेट्स सी, लेट्स चेक द रिकॉर्डिंग या जो भी हुआ वहाँ पे। एग्जैक्टली। आई थिंक उनको अगर आप ये बोलोगे कि आप उनकी मिस्टेक है, तो दे वोंट एक्सेप्ट इट। आपको ये बोलना है कि मैं डिजर्व करता हूँ, एंड यू हैव टू प्रूव इट कि आप डिजर्व क्यों करते हो। अगर वो लॉजिकल हो तो फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे। या एंड ऑल्सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जिस भी मॉड्यूल में लो स्कोर है और दूसरी मॉड्यूल्स में हाई स्कोर होना चाहिए। जैसे कि अगर मेरा B2 है स्पीकिंग में, तो दूसरी मॉड्यूल्स में C2 होना चाहिए, 2 लेवल ऊपर होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। वो उनका बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स से समवन किसी के 5 आए हैं स्पीकिंग में और बाकी सारे मॉड्यूल्स में मान लो 6 हैं, तो नहीं उठेगी 5।
तो वो नहीं उठेगी फाइल। या वो लेवल देखते हैं, लाइक लेवल इन द सेंस के CLB लेवल नहीं देखते, वो B2 लेवल है ओके या B2 C1 वाला देखते हैं। ओके, सो लेट्स से सब लेट्स से स्पीकिंग में किसी को B1 दिया किसी ने और बाकी सब में C1 है तो फाइल उठ जाएगी, इजीली उठ जाएगी। बट अगर स्पीकिंग में B1 दिया है और बाकी सब में B2 है तो नहीं, तो नहीं उठेगी। मेक सेंस। मेरे को नहीं लगता कि ये मतलब मेरे को बहुत सारे रिक्वेस्ट आई थी इस बारे में और लाइक आई ट्राई टू एक्सप्लेन दिस, बट ये समझाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि ना मोस्ट ऑफ लोगों का वो वर्क परमिट के बिल्कुल एंड पे हैं, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल है ये चीज़ एक्सेप्ट करना कि हमें दोबारा अब 1 महीने पढ़ना पड़ेगा, दोबारा पैसे खर्चने पड़ेंगे। तो उनकी भी गलती नहीं है, बट बहुत लाइक स्ट्रिक्ट सा रूल है ये, मतलब आपको अपने लेवल से 2 पॉइंट ऊपर के मार्क्स अगर सब में है तो तभी देयर इज अ चांस, और वो वही भी बात है। अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन करने के बाद। लाइक हमें लगता है कि हम कुछ मार्क्स से रह गए, बट डेफिनेटली वो लाइक हो सकता है कि हमारे अंदर ही कमी हो, बट अगर आपकी दूसरी मॉड्यूल में हाई स्कोर है तो वो फिर कंसिडर करेंगे। आपको एग्जैक्टली। मेक श्योर करना है कि दूसरी मॉड्यूल्स में आपको ज़्यादा मिलना चाहिए स्कोर। तो इससे एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ भी सामने आता है कि लेट्स से किसी कोई वर्क परमिट एक्सटेंशन टारगेट कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उसके स्पीकिंग में 4 आए हैं बट ही नीडेड 5, लेकिन ही उसने एक अच्छी एडवाइस ये फॉलो करी कि उसने बाकी मॉड्यूल्स पे काम करा था, एंड ऐसा नहीं कि उसने सिर्फ छोड़ दिया, वो रीडिंग और राइटिंग का लोग छोड़ देते हैं, तो उन्होंने बाकी पे काम किया एंड उसकी वजह से उसके बाकी में 6 थे। तो इवन दो ही डिडंट नीड दैट, उसका रीडिंग और राइटिंग का कोई फर्क नहीं है वर्क परमिट एक्सटेंशन से, बट स्टिल द फैक्ट दैट इट्स 6 इन ईच, उसकी फाइल स्पीकिंग के लिए पिक हो सकती है ना, ही कैन मे बी गेट अ 5। एग्जैक्टली, या दैट्स अ ग्रेट पॉइंट। अगर आप कोई टेक अवे कर रहा है इस वीडियो से कि डोंट इग्नोर रीडिंग एंड राइटिंग, अगर आप सिर्फ वर्क परमिट एक्सटेंशन भी टारगेट कर रहे हो, वो आपका स्पीकिंग का रीवैल्यूएशन में हेल्प कर सकता है। तो इसलिए एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स एंड रेगुलेशन आपका 2 मॉड्यूल में हाई स्कोर होना चाहिए। तो अगर मेरा लिसनिंग में लेट्स से मुझे C1 मिल गया बट स्पीकिंग मुझे B1 मिला है, तो दे वोंट एक्सेप्ट। अगर मेरा रीडिंग और राइटिंग B1 पे अटका हुआ है, तो CLB 5 के लिए अगर कोई टारगेट कर रहा है तो उनका रीवैल्यूएशन एक्सेप्ट होना बहुत मिनिमम चांस है। इसलिए उनको मेक श्योर करना है कि वो मेहनत ही ऐसी करे कि हो जाए पहले अटेम्प्ट। Got it. That clears a lot of confusion, to be honest. मतलब I would मतलब पता है बहुत लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी इससे कि रिवैल्यूएशन को लेके, कि इसके ऊपर इंफॉर्मेशन बहुत कम है। आई नो That this would help a lot of people, to be honest. और so एवरेज रिस्पॉन्ड टाइम, मतलब क्योंकि वो पेरिस में है और उनके काफ़ी सारी फाइल्स हैं उनके पास, सो मैनी पीपल गेट इम्पेशेंट कि मेरे को इंस्टेंटली रिप्लाई करना है, कॉल करना है, अर्जेंट बात करनी है, क्योंकि वर्क परमिट लाइक 1 हफ्ते में एक्सपायर हो रहा है। सो उस केस में कोई आपकी एडवाइस की, लाइक आपने सारे टाइम्स देखे हैं, 3 बार आपने वेट करा है, तो व्हाट वाज द एवरेज वेट टाइम्स? वो लोग पोर्टल में जल्दी रिप्लाई करते हैं, एक ही दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, एंड उसमें मेंशन कर देना कि भाई मेरा वर्क परमिट खत्म हो रहा है, एंड आई नो कि आप लोग पोर्टल से जल्दी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो या फिर जल्दी रिप्लाई करते हो, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस मेथड। ईमेल में यूजुअली दे टेक अ लॉन्ग टाइम। यूजुअली अगर आप टेफ कनाडा का ईमेल करोगे तो दे विल टेक अ लॉन्ग टाइम, बट अगर आप एलिजाबेथ का करोगे जो कि कोऑर्डिनेटर है, वो 2 दिन में रिप्लाई कर ही देती यूजुअली। ओके, डू दे वर्क ऑन वीकेंड्स पे होता नहीं है नहीं, उनका? वीकेंड्स में कोई नहीं करेगा। आपको फ्राइडे आप शाम को लाइक तकरीबन 3 बजे तक सब खत्म हो जाएगा, 3 PM तक कनाडा के हिसाब से। सो 3 PM के पहले ही आपको जो भी आना होगा आएगा। 3 PM कनाडा टाइम, टोरंटो टाइम। एग्जैक्टली, टोरंटो ऑन्टारियो। ठीक है, तो 3 PM फ्राइडे से पहले अगर आपके पास आ गया, नहीं तो वीकेंड वेट है, फिर मंडे को आएगा रिप्लाई। 100%, या सो कई लोग पूछते हैं कि हमें क्या डॉक्यूमेंट कोई अटैच करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन होता है कुछ अटैच करने का, राइट? आपने भी शायद मेरे से पूछा था, तो उसकी आई डोंट थिंक आपने कुछ अटैच करा था। उसमें कोई भी लाइक मैंने तो कुछ और किया नहीं था। हाँ, उसकी मतलब कोई जरूरत नहीं, डॉक्यूमेंट की नीड नहीं है। नहीं जरूरत नहीं। जो करेक्ट। भी आपको एक्सप्लेन करना है वहीं पे पोर्टल पे एक्सप्लेन कर दो। करेक्ट, एंड ये तो अनडाउटेडली सबको पता ही होना चाहिए कि इंग्लिश में मत कर देना ये, नहीं नहीं, सिर्फ फ्रेंच फ्रेंच में में करना। करना 100%। मतलब कोई गलती से अगर आपसे, मतलब ऑब्वियसली सब जीपीटी से लिखवाएंगे, तो कहीं वो इंग्लिश वाला ना पेस्ट हो जाए, ये मत कभी कर देना। या और इसमें रिवैल्यूएशन में लाइक कोई कॉस्ट भी नहीं है, सो इट्स लाइक कोई कॉस्ट तो लगा नहीं होगा आपका।
लाइक मैंने ऑनलाइन रेडिट में देखा था कॉस्ट है, बट मैंने तो कुछ भी पे नहीं किया, बट स्टिल पीपल से कि राइटिंग के लिए आपको पे करना होता है। मैंने ऑनलाइन लाइक काफ़ी पोस्ट पढ़ी थी रेडिट के अंदर, एंड दे सेड कि राइटिंग के लिए हैव टू पे सम डॉलर्स। सो मुझे पता नहीं वो पे कहाँ होता है, कैसे करना होता है, आई डोंट नो। ओके, इंटरेस्टिंग। होगी कोई मिनिमल सी फीस होगी, 20, 30, 50 डॉलर, ऐसे ही कुछ होगा, होगी वो तो। राइट। ठीक है। सो स्पीकिंग में योर स्कोर वेंट फ्रॉम 309 टू 339, विच इज थोड़ा सा CLB 8 के पास ही जा रहा है अब तो, विच इज ग्रेट। सो इसमें व्हाट वुड यू से इज अ डिफरेंस, क्योंकि इसमें इससे पहले आपके CLB 6 भी आए हैं, क्या डिफरेंस रहा CLB 6 और CLB 7 अटेम्प्ट में? अगर आप एक एग्जामिनर हो जो वो ऑडियो सुन रहा है और आपके पास दोनों ऑडियो सामने है, व्हाट वुड यू से कि इस ऑडियो में ये 6 डिजर्व करती है और ये 7 टुवर्ड्स 8 डिजर्व करती है? जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था उसमें 6 मुझे मिला था, एंड उसमें आई रिमेंबर कि मैंने काफ़ी चीज़ें मेमोराइज की थी। सो मोस्ट ऑफ दम आई वुड से 80% चीज़ मैं वहाँ जाके मेमोराइज ही बोल कर आया था। बट सेकंड जो अटेम्प्ट था उसमें आई मेड श्योर कि मैं मेमोराइज वाली चीज़ें ना पढूं, एंड आई जस्ट प्रैक्टिस एवरी डे रेगुलरली, एंड वो भी नेचुरल स्पीकिंग करूँ। तो सेक्शन भी, एंड यू नो कि मैं 3 घंटे सोकर गया था, उसके बावजूद आई वॉज एबल टू क्लियर इट। सो डेफिनेटली वो नेचुरल की वजह से ही मुझे मिले मार्क्स। सो आई वुड से मेमोराइज करो चीज़ों को, बट डोंट ट्राई टू मेमोराइज पैराग्राफ। अगर करना भी है तो आप पैराग्राफ बनाओ एंड उसके नीचे एक्सप्रेशंस लिख दो उस पैराग्राफ की, ताकि आप रोज वो एक्सप्रेशंस देखो एंड यू रिमेंबर के आइडियाज इसमें क्या बोल सकते हैं। जस्ट डोंट ट्राई टू मेमोराइज इट वर्ड बाय वर्ड। गॉट इट। आपकी एडवाइस टू समवन टू स्लीप से रिलेटेड, क्योंकि ये सबसे बड़ा फैक्टर जो हर जिसका भी एग्जाम क्लियर हुआ है, आप सीन की स्लीप में सब हो जाती है। सो योर एडवाइस? एडवाइस ऑनेस्टली आई वुड से स्लीप जितना हो सके कोशिश करो, एंड आपका 1 वीक पहले आपका ऐसा टाइम सेट कर दो स्लीपिंग का कि आप अच्छे से सो सको। बट मेरे केस में ये था कि मैंने सब ट्राई किया था कि मैं अच्छे से सो सकूं, बट डिस्पाइट दैट मैं रात को सो ही नहीं पाया था। तो दैट वाज स्ट्रेंज, एंजाइटी की वजह से ऐसा हो रहा था। आईटी मेरे साथ भी सेम हुआ था भाई, मैं सबको ये बोलता हूँ बट बिलीव कोई कोई करता है। एंड आई हैड अ फ्रेंड, उसने भी उसके साथ भी ये हुआ था, एंड उसके साथ तो ऐसा हुआ था कि वो पूरी रात नहीं सो पाया था। एंड उसने टैबलेट्स भी ली थी, पैरासीटामोल भी ली थी, एवरीथिंग ही ट्राइड, बट नथिंग वर्क। और उसकी मेहनत इतनी थी कि उसके बावजूद उसने क्लियर कर दिया था। सो आई वुड से अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो ये ऐसी अगर कंडीशंस आ भी गई, यू कैन स्टिल एबल टू मैनेज, बट आपकी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। ये डेफ लक से क्लियर नहीं हो सकती। बिल्कुल, अब तो बिल्कुल भी नहीं, जैसे स्ट्रिक्ट हो गया है अब नहीं हो सकती यार। करेक्ट। सो अगर लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर आपका। सो ऑल योर एडवाइस टू समवन जो 7+ लाना चाह रहे हैं लिसनिंग, आपकी जो भी आप एडवाइस दे सको किसी को, कोई स्टार्ट कर रहा है, बीच में है, अटेम्प्ट दे चुका है, ऑल योर एडवाइस। लिसनिंग आई वुड से प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको एक लेवल से चलना है। जैसे आप A1 A2 से शुरू कर रहे हो तो आपको उस लेवल के पॉडकास्ट सुनना है, फिर B1 में इनर फ्रेंड्स सुनो, उसके बाद RFI, एंड उसके अलावा आप TV सैंक माउंट कर सकते हो। तो आपको एक लेवल के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहना, एंड वो प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी। इवन दो इफ यू आर लिसनिंग टू वन ऑडियो ऑफ 2 मिनट्स, बट वो रोज करना है आपको। इवन इफ यू आर डूइंग मॉक टेस्ट, अगर आपको पूरा दिन मॉक टेस्ट ही करना है, उस दिन भी आपको एक ऑडियो तो सुनना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए। तो आई वुड से आप एवरीडे अगर सुनना शुरू करोगे, लाइक कंटिन्यू रखोगे, तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि इजीली आप बहुत फास्ट स्पीड में भी सुन सकते हो। एंड वन थिंग ऑल्सो, वन एडवाइस विच यू गिव इन योर वन ऑफ योर रील, कि आपको 1 महीने पहले लिसनिंग की स्पीड बढ़ा देनी है, तकरीबन 2x कर देनी है। सो आई डिड द सेम थिंग। मैं जिम में भी जा रहा था तभी 2x की स्पीड में पॉडकास्ट में सुनता रहता था, एंड वॉक पे जा रहा हूँ तभी मैं 2x की स्पीड में सुन रहा था। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट आप रोज करोगे वो चीज़ 1 महीने पहले, तो आपको एग्जाम के डे पता चल जाएगा कि आप आराम से सब चीज़ समझ पा रहे हो। सो बहुत ज़रूरी है। एंड लिसनिंग में एक और चीज़ है कि उसके अलावा आपको रीडिंग भी मास्टरी होनी चाहिए, बिकॉज लिसनिंग अगर आपकी होगी अच्छी, बट अगर आप ऑप्शन समझ नहीं पा रहे हो तो वो भी एक रेड फ्लैग है। इसलिए रीडिंग में भी आपको अच्छा लेवल चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन लिसनिंग। और आपके स्कोर में CLB 7 इन स्पीकिंग, विच इज़ ग्रेट। सो ऑल योर एडवाइस टू समवन जो CLB 7 लाना चाह रहे हैं स्पीकिंग के लिए, एनीथिंग दैट यू वांट टू से, मतलब कोई मिथ्स, फैक्ट्स वगैरह सब कुछ, ऑल योर नॉलेज अबाउट स्पीकिंग।
मिथ में तो आई वुड से कि सबको लगता है कि मेमोराइज करने से स्पीकिंग में 7 आ सकता है. आई ट्राइड दैट मेथड बिफोर एंड दैट्स व्हाई आई वुड से कि मुझे थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया. इट टुक मी अराउंड 4-5 मंथ्स इन B2 जस्ट इन दैट लेवल. तो आई वुड से सिर्फ मेमोराइजेशन से नहीं होगा, आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी एंड तभी जाके नेचुरल एबिलिटी बिल्ड होगी. सो ऑनेस्टली जो मैंने ये अटेम्प्ट दिया था एंड आई वाज जस्ट एबल टू स्लीप लाइक 3 आवर्स डे बिफोर. तो डिस्पाइट ऑफ बीइंग स्लीप डिप्राइव्ड इतना अच्छा वो स्पीकिंग निकला. इट वाज बिकॉज कि वो नेचुरलनेस की प्रैक्टिस थी मेरे अंदर. सो आई वुड से कि तुम्हें रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए एंड तभी जाके वो एबिलिटी बिल्ड होगी. What about like structure, timings, कोई advanced things you used in the exam ऐसा कुछ? Structure में I would say I tried to use structure which you already mentioned. Structure is definitely beneficial. आपको definitely acknowledge करना चाहिए and then उसको explain करो अच्छे से and then end with the subjunctive. तो आपके दिमाग में अगर structure होगा तो आपको पता होगा कब क्या बोलना होता है. तो practice तो वैसे ही करनी है बट आप जब रोज प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि आप कोई भी आर्ग्यूमेंट में आप कुछ भी बोल सकते हो. तो एग्जॉस्ट नहीं करना सारे आइडियाज को, बचा के रखो चीज़ों को एंड वक्त आने पे यूज़ करो. इसलिए अगर 5 से 6 पॉइंट है उसके अंदर इंट्रो में लाइक वो पोस्टर के अंदर तो उसमें से 2-3 एक्सप्लेन करो बस और एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दो क्यों तुम्हें ट्राई करना चाहिए. तो इंट्रो में लाइक 1.5 मिनट दो एंड आर्ग्यूमेंट्स में ट्राई टू यूज अ स्ट्रक्चर. बट ऐसा भी नहीं कि आप एक आर्ग्यूमेंट के पीछे लाइक 3-4 रीजन दे रहे हो. एक रीजन इज मोर देन इनफ, वरना फिर वो फिर से अगर काउंटर क्वेश्चन करेगी तो आप अटक जाओगे, फिर आप ज्यादा वो बता नहीं पाओगे बिकॉज एग्जाम में स्ट्रेस होता है और वो स्ट्रेसफुल कंडीशन में इतने सारे आइडियाज आना उसके लिए फिर बहुत प्रैक्टिस चाहिए. राइट. इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हम एक साल में कितनी इंसान प्रैक्टिस कर सकता है. राइट. तो इसलिए अपने आइडियाज को लिमिटेड रखो, लाइक एक आइडियाज बट अच्छे से उसका एक्सप्लेन करो एंड देन अगर वो काउंटर क्वेश्चन कर रही है फिर आप दूसरे आइडियाज बीच में ला सकते हैं. एंड कंक्लूजन में उससे जैसे वो खत्म होता है एक कंक्लूडिंग लाइन खाली बोल दो, उसमें सब्जॉन्क्टिव डाल देना, वो आप मेमोराइज कर सकते हैं एंड उसको ऐसे डिलीवर करो कि वो लगना नहीं चाहिए मेमोराइज किया. उसको धीरे से बोलो एंड थोड़ा सा जेस्चर के साथ बोला करो चीज़ों को. आपको थोड़ा फेक कॉन्फिडेंस बताना पड़ेगा बट आप ये रोज चीज सेम प्रैक्टिस कर रहे हो फेक कॉन्फिडेंस की तो ऑटोमेटिकली नेचुरल हो जाएगा ओवर द टाइम. एंड व्हाट अबाउट इडियम्स? इडियम्स में मैंने 4 इडियम यूज किए थे. सने पाला मैं खबुआख यूज किया था एंड उसके अलावा मैंने किया था ओना पापा फेख दोमलत सो कैसे देजियो एंड और एक इडियम था तीना पुखे फेख दिन पेख दको, तो वो किया था. एंड सने पाला मैं खबुआख मैंने 2 बार यूज किया था, तो टोटल 4 किए थे. और ये तो होगी सेक्शन बी की बात. सो सेक्शन ए के लिए ऑल योर एडवाइस टू समवन जो 7 टारगेट कर रहे हैं. सेक्शन ए के लिए आई वुड से फॉलो अप ज़्यादा करो बिकॉज अगर आप सारे डिफरेंट वेरिएशन यूज़ कर रहे हो क्वेश्चंस के, जैसे इलिया हो गया, एस के लिया हो गया, स्टिल अगर आप फॉलो अप नहीं कर रहे तो यू वोंट गेट 7. आपको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हर क्वेश्चन के बाद आपको फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है एग्जामिनर को. लाइक ऐसा नहीं बोलूँगा हर क्वेश्चन के बाद बट एटलीस्ट डू लाइक 3 to 4 फॉलो अप्स जो मैंने किया था. एंड जितना प्रिसाइज आप ले जा सकते हो उतना ज़्यादा बेहतर होगा. सो बट डेफिनेटली आपको डिफरेंट क्वेश्चन टाइप भी यूज करना है एंड फॉलो अप, ये 2 चीज अगर आप कर रहे हो तो 7 इजीली मिल जाएगा आपको. अगर लिसनिंग की बात करें, लिसनिंग में बहुत बढ़िया स्कोर आपका. सो ऑल योर एडवाइस टू समवन जो 7+ लाना चाह रहे हैं लिसनिंग, आपकी जो भी आप एडवाइस दे सको किसी को, कोई स्टार्ट कर रहा है, बीच में है, अटेम्प्ट दे चुका है, ऑल योर एडवाइस. लिसनिंग आई वुड से प्रैक्टिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि आपको एक लेवल से चलना है. जैसे आप A1 A2 से शुरू कर रहे हो तो आपको उस लेवल के पॉडकास्ट सुनना है. फिर B1 में इनर फ्रेंड्स सुनो, उसके बाद विद RFI एंड उसके अलावा आप TV सैंक मॉम कर सकते हो. तो आपको एक लेवल के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करते रहना एंड वो प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी. इवन दो इफ यू आर लिसनिंग टू 1 ऑडियो ऑफ 2 minutes बट वो रोज करना है आपको. इवन इफ यू आर डूइंग मॉक टेस्ट, अगर आपको पूरा दिन मॉक टेस्ट ही करना है उस दिन भी आपको एक ऑडियो तो सुनना जरूरी है प्रैक्टिस के लिए. तो आई वुड से आप एवरीडे अगर सुनना शुरू करोगे, लाइक कंटिन्यू रखोगे, तो एक टाइम पर ऐसा होगा कि इजीली आप बहुत फास्ट स्पीड में भी सुन सकते हो. एंड वन थिंग ऑल्सो, वन एडवाइस विच यू गिव इन योर वन ऑफ योर रील कि आपको 1 महीने पहले लिसनिंग की स्पीड बढ़ा देनी है, तकरीबन 2x कर देनी है. सो आई डिड द सेम थिंग. मैं जिम में भी जा रहा था तभी 2x की स्पीड में पॉडकास्ट में सुनता रहता था एंड वॉक पे जा रहा हूँ तभी मैं 2x की स्पीड में सुन रहा था.
तो वो बहुत बेनिफिशियल है। आपको अभी पता नहीं चलेगा, बट आप रोज करोगे वो चीज़ 1 महीने पहले, तो आपको एग्जाम के डे पता चल जाएगा कि आप आराम से सब चीज़ समझ पा रहे हो। सो बहुत ज़रूरी है। एंड लिसनिंग में एक और चीज़ है कि उसके अलावा आपको रीडिंग भी मास्टरी होनी चाहिए, बिकॉज लिसनिंग अगर आपकी होगी अच्छी, बट अगर आप ऑप्शन समझ नहीं पा रहे हो तो वो भी एक रेड फ्लैग है। इसलिए रीडिंग में भी आपको अच्छा लेवल चाहिए इफ़ यू वांट टू स्कोर हाई इन लिसनिंग। So, when it comes to podcast resources, so best resources वगैरह listening के लिए? लिसनिंग के लिए मैं बस 2 ही रिसोर्स फॉलो कर रहा था, RFI एंड टीवी सैंकमोन। एंड उसके अलावा जब मैं वॉक पे जा रहा हूँ तभी मैं ह्यूगो डेक्रेट भी करता था। तो बस ये 3 पे ही मैं लाइक उसी से मैंने पूरी जर्नी खत्म की है मैंने। एंड लाइक आई स्टार्टेड फ्रॉम B1 यूजिंग दीज 3 रिसोर्सेज, बट अंटिल B1 में इनर फ्रेंच करता था एंड शॉर्ट स्टोरीज। Got it. और ठीक है, awesome. लिसनिंग में 31 to 40 की कोई एडवाइस आप देना चाहो, क्योंकि ये सेक्शन सबसे टफ होता है। 31 से 40 के लिए आई वुड से एक और रिसोर्स है, यूरोप 1 करके एक वेबसाइट है जिसमें फ्रांस की ऑफिशियल न्यूज़ आती है। एंड दैट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, इवन इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड RFI, यूरोप 1 को समझना एक अलग ही चैलेंज होता है। तो वो भी लाइक एग्जाम के पहले मैंने कुछ थोड़ा बहुत डिस्कवर किया था वो वेबसाइट को। एंड अगर यूरोप 1 आप समझ पा रहे हो तो इजीली 31 to 40 इजीली क्लियर हो जाएगा, बिकॉज यूरोप 1 का लेवल बहुत हाई है। वो इजीली C2 लेवल की लिसनिंग है वहाँ पे। एंड यूरोप 1 की साइट में आपको एक एक सेकंड, एक एक मिनट के ऑडियोज मिलेंगे, जो सेम चीज़ होती है क्वेश्चन 31 से 40 में। तो आई वुड से वो बहुत ज़रूरी है, लाइक वो साइट आप डिस्कवर कर सकते हो if you want to score higher in 31 to 40. Okay, and any advice for 23 to 29? इसके लिए RFI is best. Yeah. Correct. वो लंबी वाली ऑडियोज ना? Exactly, yeah. Yeah, yeah. Because जितना ज़्यादा आप RFI सुनोगे उतना over the time you will be able to remember the things, right? क्योंकि कई बार हमें चीज़ें याद ही नहीं रहती, 2 मिनट का ऑडियो चला गया बट याद नहीं रहता, राइट? तो वो चीज़ आप रोज़ सुनोगे तो डेली प्रैक्टिस से वो एक टाइम पर आपको सब याद रहेगा। एंड इन केस इफ़ यू फील लाइक याद नहीं रह रहा तो आप कुछ लिख भी सकते हो, वहाँ पे आपको पेंसिल भी मिलेगी एंड पेपर भी मिलेगा, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। परफेक्ट। कोई आपने एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी जैसा कुछ करा हो जिससे आपको थोड़ा जल्दी आंसर तक पहुंचने में लगा हो, कुछ कोई स्ट्रैटेजी ऐसी आप शेयर करना चाहो? एलिमिनेशन मैंने यूज किया था इन लिसनिंग एंड रीडिंग एज वेल। एलिमिनेशन आई वुड से बेस्ट मेथड, बिकॉज कई बार हमें पता नहीं होता कि ये चीज़, ये ऑप्शन राइट है कि नहीं, बट हमें ये इजीली पता चल जाता है कि ये ऑप्शन रॉन्ग हो सकता है। रॉन्ग हो सकता है, यस। एक्सट्रीम वाले तो हमेशा गलत ही होंगे। जैसे कोई बहुत ही मतलब वर्ड ऐसे हैं, ओ क्यों तो ताजा में, ये कभी भी नहीं आंसर होगा, और इसको पहले आप एलिमिनेट कर सकते हो। और आप पेपर पे क्रॉस भी मार सकते हो अगर आप पेपर को यूज कर रहे हो तो, ताकि आप बार बार उस पर टाइम वेस्ट ना करो। एंड आई वुड से उस अगर वो मेथड आपको मास्टर करना है तो आप फ्रेंच सक्सेस इंस्टीट्यूट फॉलो कर सकते हो। उनकी यूट्यूब की चैनल है, एंड उसमें आपको इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट बिकॉज वो ऑप्शन बहुत क्लोज होते हैं, राइट? तो अगर वो ये चीज़ मास्टर करनी है तो उसकी सारी मॉक टेस्ट आप एक बार दे सकते हो। मैंने सारी अटेम्प्ट की थी। परफेक्ट परफेक्ट। और लिसनिंग में कंसंट्रेशन के लिए लाइक कुछ हैक, या फिर कंसंट्रेशन इज अ गेम, वही सबसे बड़ी चीज़ है। कोई उसके लिए एडवाइस स्टूडेंट्स को? कभी ध्यान, तो एक बार ध्यान निकल गया तो गया, क्वेश्चन गया पूरा। कंसंट्रेशन के लिए आपको आउट से स्लीप को मैनेज करके जाना, एंड उसके अलावा आई डू मेडिटेशन एवरी डे जस्ट फॉर 10 minutes, तो दैट्स द बेस्ट वे अगर आपको कंसंट्रेशन आपको अच्छा करना है आपका। एंड अदर देन दैट इफ यू आर स्टडिंग एवरी डे फॉर फ्यू आवर्स, ऑटोमेटिकली आपका लेवल ऑफ फोकस बढ़ता जाएगा अगर आप फोन यूज नहीं कर रहे हो बीच बीच में, राइट? तो ओवर द टाइम आपका मेरे वो कंसंट्रेशन एबिलिटी तो बिल्ड हो ही रही है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। लाइक अगर आप रोज ऑडियो सुन रहे हो RFI का, एंड एवरी डे अगर आप सुनोगे तो ओवर द टाइम ऑटोमेटिकली आपका कंसंट्रेशन इंप्रूव हो जाएगा, एंड ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू रिमेंबर द थिंग्स। तो ये चीज़ इट्स अ स्किल, राइट? तो ये ओवर द टाइम डेवलप हो ही जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको बस रोज इम्परफेक्टली सही बट प्रैक्टिस करना शुरू करना, लाइक कंटिन्यू रखना प्रैक्टिस। मेक सेंस, ठीक है। और अगर हम बात करें ऑल योर एडवाइस टू समवन फॉर राइटिंग? Writing was one of the most difficult, I would say, for me,
बट स्टिल मैंने 8 स्कोर कर दिया उसमें. उसमें इश्यू मेरा वही था कि ग्रामर मेरा हमेशा मैसअप हुआ था. एंड इवन वन डे आई सेंट यू मिस्टेक स्क्रीनशॉट ऑफ माय मिस्टेक्स, एंड ChatGPT ने मुझे तकरीबन 36 मिस्टेक बताई थी सेक्शन बी में, एंड 18 से 19 मिस्टेक सेक्शन ए में थी, राइट. तो इसलिए मैंने फिर क्या किया कि मैंने एक ही जो भी ऐसे में लिखता था उसी को मैं तकरीबन 3 से 4 बार लिखना शुरू कर दिया. बस जितनी ज़्यादा बार आप लिखोगे उतनी जल्दी आपको याद रहेगी चीज़ें. बट एट द सेम टाइम माई फ्रेंड व्हाट ही यूज्ड टू डू कि वो जब एक ऐसे लिखता था तो वो रीराइट नहीं करता था, वो बस मिस्टेक मार्क करता था, एंड नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर ही यूज्ड टू राइट अगेन वो सारी मिस्टेक से गो थ्रू करता था. बट वो स्ट्रेटेजी मेरे लिए काम नहीं करी थी, मैं सारी चीज़ें भूल जाता था. इसलिए फॉर मी व्हाट आई थॉट कि मुझे रीराइट करना चाहिए. एंड ऐसा भी एसेस थे जो मैंने तकरीबन 7 से 8 बार लिखे, उसमें डेफिनेटली टाइम आपका जाएगा, 2 से 3 घंटे जाएंगे, बट आप वही चीज़ करते रहो. एंड एग्जाम के तकरीबन 10 दिन पहले मेरी एक ही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने 10 ऐसे उठाए थे डिफरेंट डोमेन से, वो 10 ऐसे को मैं बार बार लिखता था. मैंने कोई न्यू ऐसे ट्राई नहीं किया था, वो बस वो 10 ऐसेज मैंने लिए थे एंड वही बार बार लिखता गया. तो 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम्स बैक टू बैक, बिकॉज आपको वहाँ जाके एक ही बार ऐसे लिखना है और सेक्शन ए सेक्शन बी, राइट. तो आपको ज़्यादा वो नहीं करना है ना. आपको ये ट्राई करनी है कि कुछ सेंटेंसेस आप मेमोराइज ही कर दो, जैसे कि द सिचुएशन वॉज वेरी टफ फॉर ऑल द पीपल, तो वो मैंने मेमोराइज ही कर दिया था, एंड वो हर जगह फिट हो सकता है. तो वैसे थोड़ी बहुत फ्रेजेस आप लिख सकते हो, एंड बार बार आप लिखोगे तो ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगा. मैंने टेम्पलेट के साथ एक ही चीज़ की थी कि वहाँ जाके मैंने सीधा ही पहले टेम्पलेट छाप दिया था, एंड उसके बाद मैंने फिलअप्स की तरह चीज़ें बीच में फिल करना शुरू कर दिया था. तो टेम्पलेट बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज जैसे आप पूरा टेम्पलेट लिख दोगे एग्जाम में जाने के बाद आपको एक रिलीफ मिल जाएगा कि अब बस मुझे थोड़ा सा फिल आउट ही करना है बस, एंड इजीली वो टाइम मैनेजमेंट बहुत ईजी है राइटिंग में, अगर आपके पास टेम्पलेट है प्रॉपर, एंड अगर आपने उसको अच्छे से मेमोराइज किया है. Makes sense. Perfect. So word limit. वर्ड लिमिट मैंने थोड़ा ज़्यादा लिखा था. मैंने तकरीबन सेक्शन ए में 130 वर्ड्स लिखे थे. 130 नहीं, आई थिंक 170 वर्ड्स लिख कर आया था मैं, एंड सेक्शन बी में अराउंड 300 वर्ड्स लिखे थे. सो इट वाज मच मोर. बट मैंने एक और चीज़ है राइटिंग में, इफ़ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन योर आइडिया प्रॉपरली वो मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे. इसलिए वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, एंड इसी वजह से मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन किया था चीज़ों को. तब जैसे एक आर्ग्यूमेंट लिखते हो, एक आइडिया लिखते हो, तो उसको अच्छे से एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करो चीज़ों को, एंड उसको अच्छे से कंक्लूड भी करो. So राइटिंग में कुछ एडवांस चीजें जो आपने यूज करी हो जिससे आपको लगता है कि these things help me get the level that I got. पहली बात तो टेम्पलेट, दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. उसके अलावा थोड़ी बहुत फ्रेजेस मैंने याद किए थे जिसमें आम पार्फे यूज़ हुआ था, जिसमें प्लस के पार्फे यूज़ हुआ था, एंड ऑल्सो जस्ट ट्राई टू यूज़ 1 प्लस के पार्फे एवरी टाइम. जैसे कि मेरा एक सेंटेंस फिक्स था हमेशा कि मैं ये कॉन्स्टाते ऐसा मैं लिखता था, एंड उसके बाद फिर मैं प्लस का पार्फे यूज़ कर लेता था. तो आई वुड से दैट्स द बेस्ट वे टू फ्लेक्स. एंड एक आम पार्फे वाली चीज़ आप याद कर सकते हो कि सिचुएशन सब लोग बहुत वरीड हो चुके थे, तो उसमें कॉम्प्रेन के अंदर आप इजीली आम पार्फे यूज़ कर सकते हो, राइट, दैट द पीपल वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग. तो उसके अंदर आप इजीली आम पार्फे यूज़ कर सकते हो. एंड उसके अलावा सारी चीज़ें मोस्ट ऑफ पासे कंपोज यूज़ किए थे मैंने. सो आई वुड से प्लस का पार्फे एंड आम पार्फे के लिए थोड़ी बहुत चीज़ याद कर लो, एंड पासे कंपोज इज़ वेरी इजी, वो आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो. एंड प्रेजेंट टेंस तो यूज़ होता ही. प्रेजेंट टेंस का तो यूज़ वैसे होता भी नहीं ज़्यादातर, सेक्शन ए में तो नहीं होता, सेक्शन बी में थोड़ा बहुत हो जाता है. ठीक है, गॉट इट. और सेक्शन ओके, लेट्स से राइटिंग में कोई लिख रहा है, अगेन द सेम पॉइंट फॉर स्पीकिंग, कोई परफेक्ट ग्रामर बट थोड़ा सा इलॉजिकल वर्सेस सेकंड पर्सन, मतलब प्रॉपर पूरा लॉजिकल बट वीक ग्रामर. 100% ऑप्शन है, बिकॉज राइटिंग में मैंने 100% रूल यूज़ किया था, जिसमें इफ़ आई एम नॉट श्योर कि वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है तो मैं वो लिखूंगा ही नहीं. ऑल्दो मेरा वोकैब अच्छा होगा फिर भी मैं वो नहीं लिखूंगा. I would go with simple words because we just need 7, हमें 12 नहीं चाहिए, right? Exactly, yeah. तो simple words लिखो, but make sure कि ग्रामर अच्छे से करो. And proof reading के लिए I would say पीछे से शुरू करो. Like अगर आप straight शुरू करोगे like line by line, तो हो सकता है आप मिस आउट कर लो प्रेशर की वजह से. बट अगर आप उल्टे से शुरू करो नीचे वाला आखिरी वर्ड से, बिकॉज हमारा ब्रेन नेगेटिवली बायस्ड होता है, राइट, तो उसको नेगेटिव चीज़ें तुरंत पता चल जाती है कि ये स्पेलिंग तो रॉन्ग ही है.
तो अगर आप उल्टी तरह से, उल्टी दिशा से शुरू करोगे तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि ये स्पेलिंग रॉन्ग है। बट अगर आप सीधे से शुरू करोगे तो चीज़ें मिस हो सकती हैं। ओके, सो रीडिंग के लिए ऑल योर एडवाइस टू समवन जो अपना डिजायर्ड स्कोर लाना चाह रहे हैं। एंड डिफरेंट डिफरेंट न्यूज़पेपर ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले ल मॉन ट्राई किया था, तो फिर मैंने ल पारिसियन करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें मैंने जंप किया था एंड वो इट वाज वेरी नाइस। उसमें फेद दिवेक करके एक सेक्शन है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सो वहाँ पे आपको आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो सकती है, आपको पता चलेगा स्टोरी कैसे बिल्ड होती है। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 30 से 40, जहाँ पे 2 क्वेश्चन होते हैं पर पैराग्राफ, उसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? अब व्हाट वुड यू सजेस्ट टू स्ट्रेटेजीज स्टूडेंट्स वगैरह? उसमें बस वही था कि मैं पहले क्वेश्चंस पढ़ता था एंड आई यूज्ड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, आई यूज्ड टू रीड द ऑप्शंस थ्रू आउट। एंड उसमें मैं पहले वो फर्क समझता था कि 2 क्वेश्चन में फ़र्क क्या है, लाइक 2 ऑप्शंस में क्या फ़र्क है। तो वो जब आपको पता चल जाएगा कि इसमें फ़र्क क्या है, तो व्हेन यू रीड द पैराग्राफ इजीली उसका आंसर मिल जाएगा आपको। तो पहले क्वेश्चन समझो एंड देन ट्राई टू रीड द पैराग्राफ। या तो वो मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा होती थी। ओके, सो टेफ वर्सेस टीसीएफ। बट अगर आपके आसपास ऐसे बच्चे हैं जो टेफ ज़्यादा कर रहे हैं, तो ट्राई टू गो विद टेफ, बिकॉज आपको एनवायरनमेंट चाहिए, आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके साथ प्रैक्टिस कर सके। आपको एक हेल्दी कंपटीशन चाहिए, राइट। एंड टीसीएफ में एज फार एज आई नो स्पीकिंग और राइटिंग बहुत डिफरेंट है। इट्स नॉट लाइक उसमें 3 टास्क होते हैं, टेफ में 2 टास्क होते हैं। तो आई वुड से एनवायरनमेंट के हिसाब से चूज करो। हाउ टू यूज एआई इफेक्टिवली फॉर योर टेफ जर्नी? मैंने तो बस चैट जीपीटी यूज़ किया था, दैट्स इट। सो चैट जीपीटी में एंड आई यूज दैट ओनली फॉर राइटिंग, नॉट फॉर स्पीकिंग। सो राइटिंग में आई वुड जस्ट गो विद ग्रामर मिस्टेक। सो अगर चैट जीपीटी मुझे 6 दे रहा है तो आई वोंट बिलीव, क्योंकि चैट जीपीटी को स्कोरिंग फैक्टर्स नहीं पता, राइट। सो बट ग्रामर के लिए चैट जीपीटी इज़ बेस्ट। अगर आपको ग्रामर में आपको प्रोफिशिएंसी चाहिए तो दैट्स द बेस्ट वे। एंड स्पीकिंग के लिए आई नो मैनी पीपल यूजिंग चैट जीपीटी, बट मेरे लिए वो चीज़ वर्कआउट नहीं कर रही थी, मुझे वो फीलिंग ही नहीं आ रही थी प्रैक्टिस करने वाली। एंड आई ट्राइड यूजिंग चैट जीपीटी फॉर स्पीकिंग एज योर मेथड। आपका मैंने वीडियो भी देखा था, बट मुझे वो कंफर्टेबल नहीं था। तो आई यूज टू प्रैक्टिस स्पीकिंग विद स्टूडेंट्स। मैं 3-4 स्पीकिंग करता था, मैं स्टूडेंट्स के साथ ही करता था। सो टॉप 5 रिग्रेट्स आपकी टोटल फ्रेंच जर्नी के लिए। ऑन स्पॉट इतना सोचना तो मुश्किल है, बट आई वुड से एक रिग्रेट मेरा ये था कि मैं परफेक्शन के पीछे बहुत भाग रहा था। लाइक नॉट एट द लेटर पार्ट ऑफ माई जर्नी, बट स्टार्टिंग में बहुत भाग रहा था परफेक्शन के पीछे, कि भाई स्पीकिंग में मोनोलॉग करना है तो अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से रिकॉर्ड करना है। तो एक परफेक्शन एक चीज़ थी जिसके पीछे मेरे आवर्स चले जाते थे, वो सही करने के पीछे। एंड इसके अलावा कंपैरिजन बहुत था कि मेरे साथ वाला मेरे से आगे बढ़ गया। ये चीज़ बहुत ही अफेक्ट किया था मुझे मेंटल हेल्थ लेवल पे, बिकॉज आपको एक पॉइंट पे आपको लगता है कि भाई मैं वर्दी नहीं हूँ, लाइक मुझसे ये नहीं हो सकता। तो ये बहुत ही लाइक नेगेटिव फीलिंग है। सो कंपैरिजन में आपको खुद को समझाना पड़ेगा कि सबकी जर्नी अलग होती है। कुछ लोगों के लिए 9 महीने में क्लियर करना बहुत आसान होता है और कुछ लोगों के लिए 14-15 महीने, राइट। तो इट डिपेंड्स, आपकी एबिलिटी अलग है, आपकी ड्रॉबैक्स अलग है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, राइट। एंड मेरे ऐसे भी दोस्त थे जो दिन में 4 मॉड्यूल करते थे, बट मुझसे वो चीज़ कभी हुई नहीं। जितने मैं इतनी कोशिश की, बट मेरा तो ब्रेन ओवरवेल्म हो जाता था। सो आई वुड डू लाइक 2 to 3 मॉड्यूल्स, दैट्स इट। तो आपको अपने आप को पहचानना पड़ेगा व्हाट्स बेस्ट फॉर यू। एंड आई वुड से कंपैरिजन मत करो एंड परफेक्शन के पीछे मत भागो। उसके अलावा ये भी था कि आई वुड से कि कई बार अनसर्टेनिटी, लाइक चीज़ें ऐसी होती थी कि मैंने सोचा था वैसी हुई नहीं, लाइक उस हिसाब से नहीं हुआ। जैसे मैंने आज सोचा था कि मुझे ये टास्क कंप्लीट करना है, बट वैसे हुआ नहीं था मुझसे। तो कई बार फिर मैं नेगेटिव हो जाता था। पर आपको उस कंडीशन में पॉजिटिव वे में उस चीज़ को लेना, बिकॉज ये लैंग्वेज है, राइट, इट्स अ स्किल। कई बार कुछ चीज़ों को बहुत वक्त लग सकता है। आपने अगर सोचा कि राइटिंग मेरा 2 घंटे में हो जाना चाहिए, बट हो सकता है कि उसमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट ऐसे बीच में आ गए जिसमें आपको ज़्यादा टाइम चला गया, तो 3 घंटे भी जा सकते हैं। तो वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी है और क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं करना। तो ये 3 रिग्रेट अभी तक मुझे लग रहा है कि वो चीज़ थी बड़ी, वो चीज़ मेरे लिए मुश्किल थी। अगर ये चीज़ मैं पहले समझ जाता तो मे भी 2-3 महीने मेरे बच जाता। सो एक क्वेश्चन रह गया पीछे, क्यूबेक एक्सेंट। तो डू यू थिंक इट्स मतलब वर्थ इट है उस पर टाइम स्पेंड करना? वो मुझे पता नहीं, लाइक लोग बोलते कि वो प्रैक्टिस करनी चाहिए,
बट मैंने रेडियो कनाडा करके एक वेबसाइट है, मैंने वो चीज़ लाइक ट्राई की थी, एंड मेरे लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं थी। आई डोंट लाइक, मैंने दूसरे में RFI बहुत करता था, तो ऑटोमेटिकली क्यूबेकवा एक्सेंट मेरी स्ट्रांग हो चुकी थी। मैंने जब रेडियो कनाडा शुरू किया था तो उसमें इजीली मुझे समझ आ रहा था सब कुछ, तो उसके लिए मैंने ज़्यादा अलग से प्रैक्टिस नहीं की कभी, जैसा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि करनी चाहिए तुम्हें प्रैक्टिस, तो वैसा मुझे कभी ज़रूरत इतनी पड़ी नहीं। मैंने हार्डली 2-3 ऑडियो सुने होंगे रेडियो कनाडा में। सो टेफ वगैरह से निकल के बाहर फ्रेंच एज अ करियर इन कनाडा, उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन? आई वुड से कि एज ए टीचर आप काम कर सकते हो, स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हो। उसके अलावा मैं खुद एक टीचर हूँ, मैं फर्स्ट एड CPR पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को, तो उसमें भी मैं काम कर सकता हूँ, बिकॉज मेरे घर के पास ही फर्स्ट एड क्लास होती है फ्रेंच में। तो अगर मैं ये फ्रेंच को अच्छे से सीख लूँ एंड आई बिकम फ्लुएंट इन फॉर्मल लैंग्वेज ऑफ फ्रेंच, तो फिर मैं इजीली वहाँ पे भी जॉब अप्लाई कर सकता हूँ, एंड उसका पे भी डबल है। अगर आप वो क्लास फ्रेंच में पढ़ा रहे हो तो आपको डबल पे मिलता है, बिकॉज स्टूडेंट्स कम है, राइट। एंड इंग्लिश में अगर आप पढ़ा रहे हो तो आपको हाफ पे मिलता है। तो फ्रेंच का लाइक बहुत ऑप्शन है, अगर आप टीचिंग फील्ड में हो, आप कुछ भी चीज़ पढ़ा रहे हो एंड इफ़ यू नो फ्रेंच लैंग्वेज, तो वो अलग ही लेवल की फीलिंग है। लाइक आप इजीली आपको जॉब भी मिल जाएगी एंड आप ऑड वन आउट हो जाओगे। एंड इसके अलावा जो आपको मेन फ़ायदा होता है कि आपको एक सुपीरियरिटी फील होती है कि भाई मुझे एक लैंग्वेज आती है अलग से, एंड आपको एक आपकी सेल्फ एफिकेसी बढ़ती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बहुत चीज़ें लाइक बहुत पॉजिटिव चीज़ें मिलती है ये लैंग्वेज सीखने से। सो इट्स नॉट ओनली फॉर PR, आपको ये लाइफ के गोल्स अचीव करने में बहुत हेल्प करेगी अगर आप फ्रेंच को सीख लोगे तो। लेट्स से कोई स्टूडेंट है जिसकी ग्रामर अभी हो गई है या फिर वो ग्रामर स्टार्ट कर रहा है, क्या वो ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप कहोगे कि ये मत करना जिससे कि जर्नी थोड़ी और डिले हो सकती है? कुछ ऐसी बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, तो कुछ 2-3 आप कहना चाहो तो। पहली बात तो परफेक्शन आ जाता है कि भाई मुझे अच्छे से समझना है चीज़ों को। अगर आप इस चक्कर में रहे तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे, बिकॉज आई रिमेंबर कि स्पीकिंग में आई वुड मेक मिस्टेक, छोटी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती थी, स्पेशली प्रोनोमिनल वर्ब्स के अंदर। तो इतना आप परफेक्ट नहीं कर सकते चीज़ों को, इसलिए स्टार्टिंग में खुद पे इतना प्रेशर मत डालो कि भाई एकदम अच्छे से करके आगे बढ़ना है। थोड़ा लेट गो करो चीज़ों को। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, जैसे सब्जेक्टिव समझ नहीं आ रहा, तो टेक इट ईजी, जितना हो रहा है करो, एंड ओवर द टाइम आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ आ जाएगी। सो एंड अदर देन दैट ये भी है कि कई बार बच्चे रश करते हैं, तो वो भी गलत है कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी स्पीकिंग शुरू करनी है, तो वो चीज़ भी गलत है, बिकॉज अगर आपका बेस वीक होगा तो आप सही से स्पीकिंग नहीं कर पाओगे, एंड स्पीकिंग के लिए आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। तो परफेक्शन की तरफ भी नहीं जाना एंड बहुत रश भी नहीं करना, बीच में थोड़ा करना है। जैसे अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट समझा है तो उसकी सारी एक्सरसाइज कर लो, लाइक कंप्लीट फ्रेंच ग्रामर के अंदर, एंड जस्ट मूव ऑन। उसमें से फिर ज़्यादा आपको ब्रेन आपको यूज़ नहीं करना उसके पीछे। लाइक एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से, अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट खुद को समझा पा रहे हो तो दैट मीन्स कि आप समझ पा रहे हो चीज़ों को। तो वो स्ट्रेटेजी मैंने यूज़ की थी। जैसे प्रोनोमिनल वर्ब्स है, तो जैसे ही मैंने उस चीज़ को समझा तो आई वुड स्टार्ट टीचिंग इट माई सेल्फ। मैं ज़ोर से बोलूँगा चीज़ों को, एंड अगर मैं समझा पा रहा हूँ खुद को तो मतलब मैं समझ चुका हूँ चीज़ों को। तो दैट्स अ वे टू नो कि अगर आप मूव ऑन कर सकते हो कि नहीं कर सकते। ऐसे कौन से टॉपिक्स आपको लगा कि ये मैंने पढ़े ग्रामर में पर इनका कुछ काम ज़्यादा था ही नहीं? उसमें लाइक दूसरी बहुत लाइक थोड़े बहुत टेंस थे जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किए, जैसे फ्यूचर इंटीरियर हो गया, एंड इसके अलावा पास्ट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव जो हम यूज़ करते हैं, वो मैंने बहुत ही रेयरली यूज़ किए कभी। यूजुअली मैं पास्ट कंपोज ही यूज़ करता था, एंड फ्यूचर टेंस मैंने बहुत यूज़ किया, तो वो एक चीज़ थी। तो अभी के लिए जो चीज़ मुझे याद आ रही है वो बस फ्यूचर इंटीरियर था, वो मैंने हार्डली यूज़ किया। एंड बाकी गॉट। सारे टेंस मैंने कभी ना कभी यूज़ किए, चाहे वो एक ही बार हो, बट राइटिंग या स्पीकिंग मैंने यूज़ तो किया है टेंसेस को। ठीक है, गॉट। और कोई ऐसी हैबिट्स जो आपने अडॉप्ट करी हो स्टार्टिंग से, जिसको आपको देख के लगा कि ओके दिस एक्चुअली हेल्प मी? आई वुड से मेडिटेशन किया करो, वो बहुत हेल्पफुल होता है। उससे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंसंट्रेशन तो बिल्ड होता ही है, बट एक सेटिस्फेक्शन मिलता है अंदर से, एंड आपको लाइक यू हैव कंट्रोल ऑन योरसेल्फ। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है फ्रेंच की जर्नी में, वरना हमेशा आपको और जाएगा कि भाई मैं दोस्तों के साथ चला जाता हूँ, मैं पार्टी कर लेता हूँ, या फिर मैं छोड़ देता हूँ चीज़ों को। तो एक वो बहुत ज़रूरी है, खुद पे कंट्रोल होना, वो एक हैबिट होनी चाहिए। एंड अदर देन दैट एवरीडे आपको फ्रेंच से एक राब्ता होना चाहिए। एवरीडे आपको फ्रेंच प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है, चाहे फिर वो कोई एक ही मॉड्यूल क्यों ना हो। तो एवरीडे इन टच रहना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक हैबिट थी मेरी,
कोई भी दिन मिस नहीं करना, चाहे फिर लोग बोले कि ब्रेक ले लो भाई कभी ना कभी। मेरे लिए वो चीज़ वर्कआउट नहीं करती थी कि मैं ब्रेक अगर लेता हूँ तो मैं तो चीज़ें भूलना शुरू कर देता था, तो इसलिए मैं ब्रेक नहीं लेता था कभी। स्टार्टिंग में मैंने लिया था A1 A2 के बीच में, बट उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं लिया। आई वुड एवरी डे मैं फ्रेंच के साथ करता ही था, चाहे फिर मैं वॉक पे जा रहा हूँ, फिर पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, चाहे फिर वो छोटी सी चीज़ क्यों ना हो। तो वो दो हैबिट थी मेरी कि वो करना ही है। तो अभी इमिग्रेशन का सिनेरियो देख के कई लोग कहते हैं कि जब तक हम फ्रेंच फिनिश करेंगे तब तक ये ड्रॉ ही खत्म हो जाएंगे, या फिर फ्रेंच कैटेगरी को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में? इज इट स्टिल वर्थ इट अभी स्टार्ट करना, या फिर व्हाट डू यू थिंक? पहली बात तो फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकता था। आई वुड से यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू, राइट? अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तभी आप फ्रेंच के पीछे आ रहे हो, तो आई वुड से फ्रेंच कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपको पीआर नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा तो होने ही वाला है फ्रेंच लैंग्वेज सीखने से। सो आई वोंट से कि कोई फ़ायदा नहीं है, पीआर के अलावा बहुत फ़ायदे है फ्रेंच लैंग्वेज के, यू कैन बहुत। स्पीक फ्रेंच, राइट? हम्म। तो आई वुड से फ्रेंच सीखना तो ज़रूरी है, लाइक, बट आई वोंट से कि लाइक सब लोग करें इसलिए आपको करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छे से आप अपने पीआर पाथवेज डिस्कवर करो, बिकॉज मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो ट्रक में चले गए, हालांकि उनकी फैमिली में कभी किसी ने ट्रक नहीं चलाया, बट दे ट्राइड डूइंग फ्रेंच, बट वो कर नहीं पा रहे थे फ्रेंच। फिर उन्होंने ट्रक लाइसेंस लिया एंड दे गॉट देयर पीआर। तो वैसे भी आप ट्राई कर सकते हो, आप शुरू कर सकते हो फ्रेंच, एंड इफ़ यू फील लाइक ये वर्कआउट नहीं कर रहा तो स्विच भी कर सकते हैं। फिर ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगा नेवर गिव अप, ये चीज़ गलत, कई बार गिव अप करना भी पड़ता है। तो मतलब फिर उधर रिवर्सिबल डिसीजन है, कोई ऐसा नहीं कि आपने एक बार कर लिया तो मतलब आप फंस गए, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल है 100%। तो ट्राई तो करना ही पड़ेगा, लाइक जैसे मैं सेक्शन बी में हमेशा यूज़ करता था कि tu dois essayer au moins une fois, après cela tu pourrais décider। तो ये बहुत ज़रूरी है कि you need to try once and then you can decide, right? तो इट्स अ सेम थिंग कि फ्रेंच में भी आपको ट्राई करना चाहिए। इट्स अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बहुत मज़ेदार जर्नी है ये। तो लाइक स्ट्रेस बहुत आया था बीच में मुझे, बट मज़ा भी इतना है। ये स्ट्रेस के पीछे एक मज़ा भी छुपा है, एक रिलीफ भी है कहीं ना कहीं। वर्थ इट है। वर्थ इट 100%। जो क्लियर करने के बाद ही आपको वो चीज़ पता चलती है। लाइक मेरे हाथ इतने शेक हो रहे थे जब मैंने रिजल्ट को खोला था, सो आई नो कि वो फीलिंग अलग ही लेवल की है। ऑसम भाई, ऑसम। परफेक्ट यार। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर ऑल योर एडवाइस। आई एम श्योर ये पता है, आई फील लाइक ये ना, जो फ्रेंच का कंटेंट है, यू नेवर नो कि भाई कितने लोगों की मतलब लाइफ चेंज कर सकता है, किसी की पीआर करा सकता है, किसी को कोई एक एडवाइस मिल जाए, 10 एडवाइस मिल जाए एक वीडियो से, एंड वो कहीं बैठे हैं कनाडा में, एंड जस्ट चेंजेस देयर होल प्रोडक्ट, लाइक उनकी आगे कनाडा का फ्यूचर। क्योंकि इसमें वो पोटेंशियल है, इस फ्रेंच की आप जो एडवाइस किसी को दे रहे हो, इसमें पोटेंशियल है किसी की एक्चुअल लाइफ चेंज कर सकता है ये। सो यू नेवर नो ब्रो। सही है। ठीक है ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड प्रोनाउंसिएशन वंस अगेन।